नमस्कार, स्वागत है आपका बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला फेस वीडियो और इसमें हम सॉल्व करने जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के हिंदी मीडियम के पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और उसमें से मैथ्स पार्ट करेंगे। तो उसमें आपको जैसे कि पता होगा कि इसमें 40 सवाल मेंटल एबिलिटी के आते हैं, 20 सवाल जो होते हैं वो मैथ्स के आते हैं और 20 सवाल जो आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई होती है, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, तो उस हिसाब से आते हैं। तो अपन आज मैथ्स सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों का ये सवाल आएगा कि आपने सर मीडियम चेंज कर लिया है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं दोनों ही मीडियम में पढ़ाना चाहूँगा। तो इसीलिए पहले मैं आज हिंदी से शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल जो है वो है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा? अब देखो क्या पूछ रहा है कि अपने पास 1 से लेकर 100 तक नंबर्स है, ठीक है, उसमें 9 कितनी बार आ रहा है? तो देखो जैसे मेरे को लग रहा है कि 9 में एक बार 9 आ रहा है, 19 में, 29, 39, 49, है ना, 59, 69, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। इतना ही होगा। देखो भाई, एक बार 9 आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 9 2 बार, 18 और 2 20। तो ऑप्शन बी। चलो आते हैं अपने अगले सवाल पर। देखो क्या बोल रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी हो। किससे बनी हुई? अपने पास 3 अंक है, कौन कौन से? 9 है, 6 है और 0 है। इससे 2 संख्या बनानी, एक तो इन तीनों अंकों से मिलकर बड़ी से बड़ी संख्या बनती है और एक जो इससे मिलकर छोटी से छोटी संख्या बनाती है। उसके बाद क्या करना है? का गुणनफल है, अब उनका गुणा करना है, आपको बताना है कितना है। तो आपको पता होगा और मैंने जहां पे ऑफलाइन पढ़ाया वहां बता भी रखा है कि अगर अपन बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लेना। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या, जब अपन बड़ी संख्या बना रहे हैं तो जो अपने पास दिए गए अंकों में से जो बड़ा अंक है, तो अपने पास कौन सा? 9, तो उसको सबसे पहले लिखो, उसके बाद छोटा अंक 6 और बाद में 0। तो ये क्या होगी? अपने पास बड़ी से बड़ी संख्या। उसके बाद अगर अपन बात करें छोटी संख्या के बारे में, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या लिखते हैं तब क्या करते हैं कि जो छोटा अंक हो उसको सबसे पहले लिखे। लेकिन यहाँ पे अंक मेरा सबसे छोटा जो है वो 0 है। अगर मैं 0 को आगे लिख दूंगा तो मेरी 2 अंकों की संख्या बन जाएगी, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के आगे 0 लगाया हुआ हो तो उसका कोई मान नहीं होता। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 0 के बाद जो छोटा उसको लिखूंगा 6 और फिर 0 लिखूंगा और 9। तो ये मेरे क्या होगी? छोटी छोटी। अब मैं देखो अपन को क्या करना है, क्या कि देखो अपने पास संख्या तो आ गई बड़ी और छोटी संख्या। अब इनका गुणनफल निकालना है। तो देखो मुझे 0 को गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अगर 609 को 0 से गुणा कर दूंगा, लास्ट में 0 लगा तो मुझे आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, 609 का गुणा 96 से कर लेता हूँ और देखो 6 का बड़ा 9 और बोला कि 3 और गया 6 9 54, 5 असल की इधर देखो 0 है तो 6 गुणा 0 0 हो जाएगा और 5 असल की 5 आ जाएगी। अब एक चीज देखो, अगर अपन आगे भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा लगाने के बाद 4 आएगा कि नहीं आएगा? और लास्ट में अपन देखो यहाँ पे 960 था इसलिए 0 होना चाहिए। तो अपन देख लेते हैं कि किसके जो इकाई अंक पे 0 है और दहाई अंक पर 4 है। तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इन दोनों में है। अब एक संख्या और आगे करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ तो 54 लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये पूरा करने के बजाय सीधा आ जाता हूँ, 9 का गुणा 9 से कर लेता हूँ। तो 90 90 81 और असल की 8, तो 9 का गुणा 0 से किया तो 0 और 8 का 8। अब देखो 5 और 1 6। अब देख लो लास्ट में 640 किस में आ रहा है? 640 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन सी अपना सही होगा। मुझे पूरा गणना करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि टाइम बचाना है और आपके पास समय बहुत कम था, 2 घंटे दिए हुए थे, पूरे 80 सवाल आपको अटेंड करने थे। इसलिए अच्छा, मैं ये 5th क्लास का जो पेपर होता है उसको सॉल्व कर रहा हूँ जो 6th में एंट्री के लिए होता है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल।
अगला सवाल जो अपना वो क्या बोल रहा है कि एक भिन्न वही या तुल्य रहती है यदि। देखो एक भिन्न क्या होती है, भिन्न को अपन अंश बटा हर में लिख सकते हैं, मैं भी लिख लेता हूं a बटा b, ठीक है। तो ये अपना अंश होता है और ये हर होता है। तो एक भिन्न तुल्य कब रहती है, समान कब रहती है, वही की वही कब रहती है, जब अगर मैं क्या बोल रहा हूँ सेम ही संख्या का एक ही संख्या का हर वो अंश में जोड़ा जाए। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि x इधर जोड़ दूं और x इधर जोड़ दूं, क्या ये सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। कैसे? देखो अगर 3 बटा 5 लिखा हुआ है, उसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं और 2 जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा 5 बटा 7, क्या ये सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर देखो एक ही संख्या अगर अंश तथा हर में घटा दी जाए, यही बात मैं करता, अगर -2 करता तो 3 - 2 1 और 5 - 2 3, तो 1 बटा 3 आती, वो भी सेम नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी गया। अब अपन अगला सा ऑप्शन देखते हैं कि एक ही संख्या का अंश व हर में गुणा किया जाए और शून्य को छोड़कर। अगर जीरो से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर a बटा b है, अगर मैं इसको 0 से गुणा कर दूंगा, इसको 0 से गुणा कर दूंगा तो 0 बटा 0 आ जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है, यानी कि इस अपरिभाषित है। तो 0 को छोड़कर ये बोल रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ है, मान लो a बटा b अपने पास भिन्न है और मैं x से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सर इससे ये कट जाएगा, वही की वही भिन्न अपन को मिल जाएगी, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला देख लेते हैं, इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल। जैसे a अपन b का व्युत्क्रम क्या होगा, b अपन a। अगर मैं a अपन b का गुणा इससे करूंगा तो b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा, जो कि सेम भिन्न नहीं आई, अपने तो भिन्न क्या थी a बटा b, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। देखो अगला जो सवाल है, चौथा सवाल जो है, यानी कि आपके जो पेपर में होगा वो 44 होगा या फिर आपकी सीरीज चेंज होगी तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक अपने पास सवाल आया था कि यदि जो 4392 को डिवाइड किया जाए किससे, 3.66 से, यानी और अपन को क्या मिलता है 12000 यानी 1200 मिल जाता है, तो अपन को 439.2 डिवाइडेड बाय 36.6 क्या मिलेगा। देखो पहले क्या था 43 92 बटा में था 3.66, तो अपन को क्या मिल रहा था 1200 मिल रहा था, ठीक है सर। अगर देखो मैं अगर एक पॉइंट हटाता तो मुझे ऊपर 100 से गुणा करना पड़ता, क्योंकि दो संख्या छोड़ के पॉइंट था, पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी 2 थी, तो ऊपर 100 से गुणा करता। देखो और इसको मैं 1200 को कैसे लिख सकता हूं, 12 गुणा 100 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो 4392 डिवाइडेड बाय अगर 366 होता और मल्टीप्लाइड बाय 100 होता, तो इस 100 से ये 100 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अपने पास अपन को निकालना किसका, देखो भाई देखो 439.2 डिवाइडेड बाय 36.6, तो देखो देखो पॉइंट के बाद एक संख्या, इसमें पॉइंट के बाद एक संख्या, तो मैं पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया मैंने। देखो अपने पास क्या फ्रैक्शन आई, वही आई, क्या आई 4392 डिवाइडेड बाय 366। पहले भी मैंने क्या निकाला 4392 डिवाइडेड बाय 366 और अपने पास आंसर क्या आ रहा था 12, तो ऑप्शन ए। तो अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको क्या बोल रहा है कि एक वर्ग है, इसका परिमाप जितना है उतना ही, कितना परिमाप है, जितना एक आयत का परिमाप है। आयत कौन सा वाला, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 17 मीटर, कितनी दे रखी है 17 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 11 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 11 मीटर। तो आपको पता है कि जो आयत के परिमाप का क्षेत्रफल, परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 गुणा लंबाई कितनी है अपने पास 17 प्लस चौड़ाई कितनी है 11, तो 17 और 11 कितने होते हैं 28, और 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 8 दूनी 16, असला की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56। अब देखो बोल रहा है कि इस आयत का जितना परिमाप है उतना ही परिमाप इसका भी होता है, तो इसके परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, होता है कि नहीं होता भाई। तो ये 4 गुणा भुजा कितना दे रखा है 56 मीटर दे रखा कि नहीं दे रखा, क्यों कैसे दे रखा है कि इसके आयत के परिमाप के बराबर दे रखा था, तो इसका आयत का परिमाप निकाला तो कितना आया 56। तो देखो 4 अगर अपन को भुजा निकालनी है तो 4 इधर गुणा में उधर जाके भाग में आ जाएगा, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगी 56 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो 4 का भाग में 56 में दूंगा तो 5 में गया एक बार, पीछे बचा 1 और 16 हो गया, तो 4 का भाग 16 में कितनी बार गया 4 बार। तो अपने पास भुजा कितनी आ गई
भुजा कितनी आ गई भाई 14 आ गई, कितनी आ गई 14। अब क्या बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल मतलब अंदर का भाग। और आपने क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है भुजा गुणा भुजा, क्या होता है भाई भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी आई है 14, 14 गुणा 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है आप सबको याद होगा 196, कितना होता है 196। तो इसका आंसर कितना होगा, कितने वर्ग मीटर में आएगा 196 वर्ग मीटर। देखो भाई अगला सवाल अपना छठा सवाल देख के आप 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखो एक पैकेट है ना, एक बॉक्स है, उसमें कितनी मिठाई आ रही है 2/3 किलोग्राम आ रही है। अब अपने पास मिठाई टोटल है कितनी 30 किलोग्राम है ना। अपन को बताना है कितने डब्बे भरे जा सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर आपको मैं बोल रहा हूँ एक पैकेट है उसमें 5 पेनें आती है, तो 25 पेनें कितने पैकेट में आएगी, तो आप क्या करोगे 25 में 5 का भाग दे दोगे और बता दोगे 5। वैसे ही क्या करना है इसमें 30 में किसका भाग देना है, किसका भाग देना भाई अपने पास कितने, एक पैकेट में कितना आता है 2/3, कितना आता है 2/3। अब देखो मुझे भाग अच्छा नहीं लगता क्योंकि भिन्न है, तो भाग अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करता हूँ 30 को भाग को गुणा में बदल देता हूँ और भिन्न को उल्टी कर देता हूँ, है ना। तो अब देखो 30 गुणा 3/2, 2 का भाग 30 में कितनी बार 15 बार, 15 गुणा 3 45। तो कितने डब्बे बना जा सकते हैं, कितने डब्बे बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन बी ये रहा 45। देखो भाई अगले सवाल पे आते हैं। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर दे रखा है। तो देखो एक आयत बना देते हैं, ये प्लॉट है, आयत थोड़ा सा टेढ़ा बना लेकिन सीधा कर लेते हैं। तो ये एक आयत बना, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है कितना दे रखा है 616 वर्ग मीटर, 616 वर्ग मीटर। और इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है 22 मीटर दे रखी है। देखो चौड़ाई ये वाली लेंथ होती है ना, तो ये दे रखी है 22। अब क्या करना है इसके चारों ओर ₹7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवानी है। देखो चारों ओर जब बाड़ लगानी तो अपन किसकी जरूरत पड़ेगी, परिमाप की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है सर परिमाप की जरूरत पड़ेगी। परिमाप का आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, होता है नहीं होता है जी सर बिल्कुल होता है। तो अपने पास चौड़ाई तो है सर, लंबाई नहीं है, तो अपने पास क्या है वैसे तो क्षेत्रफल भी तो है। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल का जो सूत्र बताइए लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो क्षेत्रफल अपने पास कितना दे रखा 616, तो मैं लिख देता हूं 616। और लंबाई अपने पास है नहीं तो लंबाई का लंबाई रहने दो, और गुणा में चौड़ाई अपने पास कितनी दे रखी है 22 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 22 मीटर दे रखी है। अब देखो 22 इधर गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा, तो मैं लंबाई को बराबर क्या लिख दूं 616 में किसका भाग दे दूं 22 का भाग दे दूं। अब देखो आपको अगर काटापीटी करनी है तो पहले तो आप भाजक का नियम लगाओ, सबसे अच्छी बात है क्या। देखो इसमें तो आपको पता है 11 का भाग जाता है, क्या इसमें 11 का भाग जाएगा, देखो 6 एक छोड़ के एक जोड़ना था 6 और 6 12, उसमें से क्या माइनस करना था बीच में माइनस 11। देखो इसमें 11 आ गया, 11 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया 11 से डिवाइड होगा, कितनी बार होता है देख लेते हैं, ये तो 2 बार होगा। अब देखो 11 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा 55, फिर 6 बचा और 6 66 और 66 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो 56 आ गया। अब 2 से डिवाइड फिर से करो तो क्या आ गया 28 आ गया भाई, क्या आ गया 28। तो अपने पास लंबाई कितनी आ गई, लंबाई कितनी आ गई भाई 28 मीटर, क्या आई 28 मीटर। तो देखो अब आओ इसमें परिमाप पे अपन परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप 2 गुणा लंबाई आ गई अपने पास 28 प्लस चौड़ाई अपने पास थी 22। तो देखो अब क्या हुआ 2 गुणा चौड़ाई कितनी थी 28, सॉरी लंबाई 28 आई और चौड़ाई कितनी थी 22, तो कितना होगा 50। तो 2 गुणा 50 कितना होता है 100 होता है भाई 100। अब देखो अपन को परिमाप थोड़ी चाहिए था, अपन को तो बताना कि कितने पैसे लगे कि अगर बाढ़ लगाऊं मैं, तो अगर देखो अपने पास लंबाई यानी कि परिमाप की जो पूरी लंबाई आई वो कितनी आई 100 मीटर आई, कितनी आई 100 मीटर आई, ठीक है। अब देखो जब 100 मीटर आई तो अब मैं क्या करूंगा 1 मीटर लगाने के लिए मुझे 7.5 रुपए लग रहे हैं, तो 100 मीटर लगाने के लिए कितने लगेंगे, तो मैं ये ऐसे कैसे निकालूंगा, तो मैं 100 का गुणा कर दूंगा नहीं, एक नियम याद करो उससे करेंगे। तो 100 का गुणा मैं अगर इससे करूंगा, देखो कितने जीरो 2 जीरो पॉइंट कितने संख्या पीछे सरकेगा 2 संख्या पीछे सरकेगा सर, तो कितना उत्तर आएगा 750। तो कितने रुपए लगेंगे 750, है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन डी। अगला सवाल अपना क्या कह रहा है कि a बटा b अपने पास एक भिन्न है जहां पे a की वैल्यू क्या है b-3, और क्या दे रखा है अपने पास a + 10
बटा बी क्या, और माइनस में ए बटा बी कितना आ रहा है 10/7 आ रहा है। ये रिलेशन अपने पास दे रखा है, ए प्लस 10/b माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू 10/7। ठीक है, अब देखो इसको अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें भी डिनोमिनेटर में यानी कि हर में क्या है, बी दे रखा है। तो जब हर समान होते हैं और अपन जोड़ बाकी कर रहे होते हैं, जोड़ या बाकी कर रहे होते हैं, जब हर समान दिया होता है तो अपन सीधे सीधे अंशों को घटा देते हैं, यानी कि a प्लस 10 माइनस a करूंगा और बटा में b को b रहने दूंगा, बराबर में कितना आएगा 10/7। अब जो a इधर प्लस का a माइनस का आपस में कट जाएंगे, तो अपने पास ऑप्शन कितना है 10/b बराबर 10/7 है ना। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई 7। तो एक बार देख लो, इस तरफ देख लो, मैं अगर a की वैल्यू निकालना चाहो या उससे पहले अगर ऑप्शन कट रहे हैं तो देखो डिनोमिनेटर b कहां अपन को क्या निकालना, क्या a बटा b निकालना है। तो हर में b चाहिए मतलब 7 चाहिए, हर में 7 इसके है नहीं, तो ऑप्शन सी राइट होगा। लेकिन अगर आपको इच्छा हो रही है कि आप a की वैल्यू निकालो तो देख लो अपने पास ये रिलेशन भी है, a = b - 3, तो b की वैल्यू अपने पास 7 आई है और -7 में 3 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, तो a बटा b क्या होगा 4/7। चलो भाई अगला सवाल क्या बोल रहा है, 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तन करना है। मेरे को लगता है सबसे आसान सवाल आया। देखो 31 सही, वैसे ही अपन बोलते भी तो है 31 सही, तो इसका मतलब 31 तो पूरे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 314, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 3.14, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब इसमें 31 पॉइंट समथिंग है और इसमें भी 31 पॉइंट समथिंग है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पूर्व को इसको आप पहले अगर आप इसमें बिन में बदल दो है ना, और उसके बाद अगर भाग दो, तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि 31 तो 31 रहने दो। ये जो आपके पास जो बिन है इसको आप पॉइंटर में बदल दो और दशमलव में बदल दो और 31 में जोड़ देना, तो अपने पास जो भी आएगा वो तो रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पॉइंट में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, किसको 7/16 को मैं क्या कर रहा हूँ 16 का भाग दे रहा हूँ 7 में। देखो सीधी बात है, 16 का भाग 7 में जाता नहीं है, तो क्या हुआ 0 पॉइंट इधर क्या लगा 70। अब देखो 4 बार गया 16 का भाग, तो कितनी बार गया 64, पीछे कितना बचा 6। अब देखो क्या दोनों इसके पॉइंट के बाद भी 4 है, 0 देखो 31 में 0.4 जोड़ेंगे तो क्या है 31.4 जाएगा ना, तो इसमें भी 0 पॉइंट के बाद 4 है, इसमें भी पॉइंट के बाद 4 है, कोई ऑप्शन नहीं कट रहा है। अब मुझे देखो आगे भाग कर कंटिन्यू करना, तो ये 0 लगा दूंगा। अब भाग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। सर कैसे जाएगा 16 एकम 16, 16 2 नहीं 32, 16 तिया 48, और देखो 16 चौक 64 हो जाता है, तो फिर वो 60 से ऊपर चला जाएगा, तो 3 बार भाग जाएगा। अब देखो 3 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ऑप्शन सी। अगला सवाल 10वां सवाल, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक वर्ग है अपने पास, क्या है एक वर्ग है ना, तो इसकी मान लो पहले भुजा क्या थी x थी, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो x था तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि भुजा को क्या कर दो 1/3 कर दो, मतलब a/3 से गुणा कर दो है ना, तो क्या हो जाएगी x/3 हो जाएगी भुजा। तो अब नया जो क्षेत्रफल होगा वो नया क्षेत्रफल क्या होगा x/3 का स्क्वायर, क्या होगा x/3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर खोलेगा तो x का तो x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो अब देखो पहले अपने पास क्या था x स्क्वायर, अब क्या है x²/9। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/9 गुणा x²। आप कहोगे जी हां सर लिख सकते हो। तो पिछला क्या था x² था, अब उसका कितना कम हो गया 1/9 हिस्सा हो गया, तो कौन सा हो गया 1/9। अगले सवाल पे आते हैं, और मुझे लगता है कि इस पेपर में सबसे हार्ड जो सवाल आया था वो यही था। अगर आपने ये सवाल कर दिया तो इसका मतलब आपने बाकी के सारे सवाल बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे। चलते हैं, देखो सवाल नंबर अपना 11 हो, क्या बोल रहा है, एक वस्तु को अगर 2540 रुपए में बेचा जाए तो लाभ होता है, और वही वस्तु अगर 1850 में बेचने पर अपन को हानि होती है। क्या होती है हानि होती है उसके। तो जितना लाभ होगा, अगर मैं उसको 2540 में बेचता हूं तो जितना लाभ होता है, अगर मैं उसको 1850 में बेच दूंगा तो उतनी ही हानि होगी। तो अपन को क्या बताना है कि वो वस्तु की खरीद कितनी थी, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। आप अगर मुझे इस बात से सहमत होते होंगे तो क्या बोल रहा हूं मैं कि विक्रय मूल्य जो होता है, यानी कि जो अपन वस्तु बेचते हैं वो किसके बराबर होता है क्रय मूल्य, यानी कि जिसमें खरीदते हैं, और अगर अपन को लाभ होता है तो प्लस लाभ। जैसे मान लो अगर आपने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और आप इसको 7 रुपए में बेच रहे हो, तो 5 रुपए तो आपकी खरीद थी, 2 रुपए आपका लाभ था, तो
तो 5 प्लस 2 ही तो 7 रुपए में तो बेची, तो वही तो आपका विक्रय मूल्य था। और अगर मैं विक्रय मूल्य की और बात करूं, क्या बात करूं कि जो विक्रय मूल्य होता है ना, वो क्या होता है क्रय मूल्य। अगर मैं इसमें हानि, अगर आपको घाटा हो जाता है, जैसे आप 5 रुपए में चीज खरीदते हो और 3 रुपए में बेच देते हो, 2 रुपए घाटा हुआ, तो आप क्या करते हो 5 माइनस 2 करते हो, तभी तो 3 रुपए आया, नहीं विक्रय मूल्य आपका वो हुआ। अभी क्या बोल रहा है कि अपने पास जो लाभ हुआ वो हानि हुई, दोनों केस में बराबर हुए, और विक्रय मूल्य अपने पास दोनों केस में अलग अलग है। पहले केस में कितना है 2540 रुपए, अपन को क्रय मूल्य पता नहीं, और लाभ अपन मान लेते एक्स हुआ। दूसरे केस में 1850 रुपए थे, उसमें क्रय मूल्य अपन को पता नहीं है, वही तो अपन को ज्ञात करना है। और बोल रहा है कि हानि हुई उतनी हुई, तो मैं ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। अब चलो मेरे साथ आगे बढ़ो। अब मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों केस को जोड़ देता हूं, तो क्या होगा मेरे पास, क्या इक्वेशन बन जाएगी 2540 प्लस 1850, और बराबर में क्या आएगा क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य आएगा, एक क्रय मूल्य एक क्रय मूल्य। क्या मैं इसको, जैसे आप x प्लस एक्स होता है 2x लिखते हो, तो क्या मैं इसको 2 गुणा क्रय मूल्य लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल सर आप लिख सकते हो। तो ये मैंने लिख दिया 2 गुणा क्रय मूल्य। और क्या हुआ, अब देखो 2500 प्लस 1850 कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, और क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य किया, तो 2 गुणा क्रय मूल्य आया, प्लस x और माइनस x कट के 0 हो जाएगा, तो 2 गुणा क्रय मूल्य हो गया। तो अब मैं इसको जोड़ता हूं, तो देखो 0 और 0 0, 5 और 4 9, 8 और 5 13, असल की 1 और 2 और 1 3 और 1 4, तो ये क्या आया 2 गुणा क्रय मूल्य। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, उधर क्या है 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो मैं यहीं से काट दूं। अगर 2 का भाग मैं 4 में देता हूं, 2 बार, 2 का भाग 3 में, एक बार गया पीछे बचा 1 1 19 में गया 9 बार, कितना हुआ 18, और पीछे क्या बचा 1 और 0, तो 10 में कितनी बार जाता है 5। तो क्रय मूल्य कितना था 2195, कहीं पे है क्या? जी हाँ सर ऑप्शन बी में है, तो अपना ऑप्शन बी सही हो। देखिए भाई अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अपना 12वां सवाल क्या बोल रहा है कि एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है। कितने पृष्ठ छाप सकती है? 12 पृष्ठ छाप सकती है। अपन को क्या बताना है कि 5760 पृष्ठ वो कितने मिनटों में छापेगी या कितने समय में छापेगी, ये पूछ रहा है। और समय अपन को दिया हुआ घंटों में। तो भाई पहली बात कैसे निकालेंगे सर? जैसे अपन वैसे निकालते थे कि अगर एक पैकेट में 5 पेने आती है, तो 30 पेने कितने पैकेट में आएंगे? तो क्या करते थे अपन 5 का भाग देते थे। कुछ वैसा ही करना है कि अपने पास जो संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है 5760, इसमें मैं क्या कर दूंगा 12 का भाग दे दूंगा। क्या कर दूंगा 12 का भाग दे दूंगा। अब देखो अगर आपको सीधा 12 का भाग आया तो सीधा भाग देख के देख लो, अगर नहीं आता जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो क्या करो, देखो इसमें भी मैं मेरे को लग रहा है 4 से कट जाएगा, ये तो 12 4 से कटता है, ये 4 से कैसे कटेगा? इसके लास्ट वाले 2 अंक देखो 60 है। तो अपन ने 4 की भाजकता का नियम पढ़ा था कि अगर अंत किसी भी संख्या के अंत के 2 अंकों में 4 का भाग जाता हो तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जा सकता है, तो इसमें भी 4 का भाग जाएगा। देखो 4 का भाग गया एक बार, फिर एक बचा 17, 17 में 4 बार गया, 4 बार गया 16, 16 में एक बचा 16 में फिर से 4 बार गया और 0 का 0, और इधर 4 का भाग गया 3 बार। अब देखो इसमें क्या इसमें 3 का भाग जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि अपन ने 3 की भाजकता का नियम पढ़ा था कि अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखो 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है 9, 9 3 का गुणज होता है, बिल्कुल होता है। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार गया 12, 2 बचे, फिर 8 बार गया 24 और 0 का 0। अब अपने पास क्या आया 480 मिनट आए। कितने क्या आए? मिनट। अब तो यार 480 मिनट तो कहीं है ही नहीं। अब अपन को इसको क्या करना है? घंटों में बदलना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अगर मैं इसमें 60 का भाग दे दूं तो क्या मुझे घंटे मिल जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। तो 480 में मैं 60 का भाग देता हूं, 0 से 0 गया, और 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो कितने घंटों में वो पृष्ठ छाप पाएगी? 8 घंटों में छाप पाएगी। अगले सवाल में एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए। और एक दुकानदार है ऐसी 3 पुस्तकें खरीदता है। कितने खरीदता है? 3 पुस्तकें खरीदता है, और 3 पुस्तकें कितने में खरीदता है? 275 में बेच देता है। खरीदता तो है उसी भाव से। किस भाव से? एक पुस्तक के 100 रुपए, उस भाव से खरीदता है और 275 में बेच देता है। उसका लाभ होता है कि हानि होता है, ये आपको बताना है। तो मैं तो भाई सीधा तरीका अपनाता हूं कि अगर मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दूं, क्या कर दूं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दूं,
तो मुझे जो उत्तर मिलेगा, अगर मुझे प्लस में मिलता है तो मैं समझूंगा कि लाभ हुआ, और अगर मुझे माइनस में मिलता है तो मैं समझूंगा कि हानि हुई। अब जब अपन चेक करते हैं कि क्रय मूल्य है क्या, विक्रय मूल्य तो अपने पास दिया हुआ है 275 रुपए, कितना दे रखा है 275 रुपए। मैं चेक करना चाहूंगा कि क्रय मूल्य कितना था। तो अगर वो एक पुस्तक 100 रुपए के हिसाब से खरीदता है तो 3 पुस्तकें कितने में खरीदेगा, सब 3 से गुणा कर दो। क्यों करो, क्योंकि आपने एक नियम में पढ़ा है कि कभी जब अपन एक चीज का भाव निकाल लेते हैं और बहुत सारी चीजों का निकालना होता है तो बहुत सारी वाली जो संख्या होती है उसको गुणा कर देते हैं। तो मैं यहाँ 3 का गुणा कर देता हूँ तो कितना आया, 300 रुपए आया। आया कि नहीं आया? तो ये अपना था क्रय मूल्य। अपना विक्रय मूल्य है 275 रुपए, और 275 में से मैं अगर 300 माइनस करता हूँ, क्या करता हूँ 300 माइनस करता हूँ, देखो ये 275 प्लस का और ये माइनस का है। तो जब भी अलग अलग साइन निशान क्या हो तो बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो अगर मैं 300 में से 275 घटाता हूँ तो 25 आता है, और साइन हमेशा बड़ी वाली संख्या का लगता है। साइन देखो 300 आगे माइनस था तो ये माइनस, तो क्या हुआ माइनस 25 रुपए। अब देखो माइनस 25 रुपए आया, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या बोला मैंने, हानि हुई है। क्या हुई, और कितनी हानि हुई है, 25 रुपए की हानि। ऑप्शन डी। देखो भाई अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 5 से 3/8 का गुणा करना है, इससे 8 से 1/8 से, और उसमें से माइनस करना थी 3 से 1/8 गुणा 5 से 5/8। इसको हल करने पर लगभग क्या उत्तर आना चाहिए, लगभग इसका मतलब अगर इसमें अगर पॉइंटों में भी आ जाए तो क्या करना है आपको, संख्याओं का समीकरण अपने सीखा होगा, सरलीकरण सीखा होगा, उसको नजदीक नंबर लेके आना है। कैसे नंबर, नजदीकी नंबर क्या होगा वो आपको बताना है। तो हम पहले सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, बहुत ज्यादा इसमें पेन चलाने की जरूरत थी, पर अपन चलाएंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई पहले तो इसको मैं जो मिश्र भिन्न है उसको मैं सरल भिन्न में बदल देता हूं, यानी कि साधारण भिन्न में बदल देता हूं। तो 5 से 3/8 को क्या लिख सकता हूं, देखो 8 का गुणा 5 से किया 8 × 40 प्लस 3 43/8 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखो 8 का गुणा किससे करना, 8 का गुणा 8 से किया 8 8 64 और 1 65, तो 65/8। और देखो अब माइनस क्या करना है, 3 से 1/8, तो 8 का गुणा 3 बार 8 1 8 8 1 8 8 2 16 8 दिए 24 और 1 25। और इसी प्रकार ये क्या 8 × 40 और 45/8 जी। अब क्या करेंगे, वो आपने बोर्ड बस नियम पता है कि पहले मल्टीप्लाई करना है उसके बाद अपन माइनस करते हैं। तो अपन देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में माइनस कर देंगे। अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि सबका हर समान आएगा, क्योंकि जब अपन गुणा करेंगे तो 8 × 8, इसका गुणा करेंगे तो 8 × 8। तो देखो मैं लिख लेता हूँ 8 8 64, और दोनों का एलसीएम जब मैं लूंगा, जब माइनस करूंगा तो एलसीएम भी लूंगा। तो इन दोनों का गुणा मैं अभी लिख देता हूं, 43 × 65 माइनस में 25 × 45। अब मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, उसके बाद मैं आगे सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं अब सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं 65 का गुणा 43 से करता हूं, यानी 43 से करता हूं, तो कितना आता है जरा देखते हैं। देखो 5 × 15, असल की 1, 6 × 18 और 1 19, फिर 4 × 5 20, असल की 2, और 6 × 4 24 और 2 26। देखो 5 का 5, 9 और 0 9, और 6 और 1 7, और 2 का 2। ये तो आया भाई 27 × 95। कितना आया 27 × 95। अब माइनस कितना आता वो देख लेते हैं। 25 का गुणा किससे करना है, 45 से करना है। देख लो 25 बंदे 25 का भाग अगर 5 और बोलोगे तो 125 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैं 125 का 5 लिख देता हूं और आंसर के 12 लगा देता हूं। 4 बार बोलोगे तो 100 आएगा, 100 और 12 112। तो मैं आगे लिख देता हूं 112। ये रहा 11 22, 11 22, और बटा में यानी कि हर में क्या था 64। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। देखो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गए 6, 2 में से 1 गए 1, बटा में क्या था 64। देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो मैं काट देता हूं। इसमें कितनी बार रहेगा, 16 में गया 8 बार, 7 में गया 3 बार 6, और 1 बचा 10 में गया 5 बार, और 64 में गया 32 बार। अब अपने पास क्या आया है, अब अपने पास आया 835 बटा
32। अब मुझे ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही जो इन दोनों को काट सके, तो मुझे सीधे सीधे भाग देके देखना पड़ेगा, और जो आएगा उसका जो पॉइंट में उत्तर आएगा, सीधे बात है कि पॉइंट में उत्तर आना है, क्योंकि ये सम संख्या और ये विषम संख्या है, तो जो पॉइंट में उत्तर आएगा उसका मैं नजदीकी रूप लेके और ऑप्शन को टिक कर दूंगा। तो मैं भाग करना शुरू कर देता हूं। 835 में से 32 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 32 का भाग देना है। अब देखो, जब तुमने काटाबीटी की तो अभी तो ये सरलतम रूप आया, इसके आगे अपन नहीं कर पा रहे, इसीलिए अपन भाग की तरफ बढ़ते। अब देखो, मैं अगर 32 का भाग 2 बार बोलूंगा तो 64 आएगा, 3 बार बोलने मतलब 96, इससे ऊपर चला जाएगा तो मैं 2 बार बोलूंगा 64। अब देखो 3 में से 4 जाते नहीं है, तो 13 में से 4 गए, पीछे बचे 9। अब देखो इधर 7 बचे, 7 में से 6 गए 1, पीछे उधर 95। अब देखो, अगर आपको भागा नहीं भी आता, आप लिखने की कोशिश करोगे, इससे अच्छा पहले आइडिया लगा लो कि देखो, अगर मैं 32 का भाड़ा 10 बार बोलूंगा तो 320 आएगा। इसका मतलब अगर मैं 5 बार बोलूंगा तो कितना आएगा? 320 का आधा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा। तो देखो 320 का आधा कितना होता है? 160। तो 160 5 और आएगा, फिर 160, और अगर मैं 32 जोड़ूंगा तो मुझे लग रहा है कि 192 आ जाएगा, और जो कि इससे छोटा है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो मैं अगर 6 बार इसका भाड़ा करूंगा तो 192, और 5 में से 2 गए, पीछे बचे 3, और 19 में 19 के पीछे बचता है। ठीक है। अब देखो आगे भाग जा नहीं रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा? पॉइंट 30। अभी भी भाग जा नहीं रहा है तो 0, क्योंकि पॉइंट के बाद भी अगर अपन संख्या उतारते हैं और भाग में अपन 2 संख्या उतारते हैं तो 0 लगाते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आगे कुछ भी जाए, भले लगभग इसमें देखो 320 में 10 बार 10 का बाद 10 बार भाड़ा बोलेंगे तो 320 आएगा, समथिंग 9 बार जाएगा, लेकिन फिर भी कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि जब 9 का आपस सरलीकरण करेंगे तो इसको 26.1 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 26.1 लिख देंगे, और 26.1 लिखो या 26 लिखो तो भी वही सेम संख्या है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 26 होगा। चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो पिछला सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेट था, थोड़ा लंबा था, तो आपको जो जेएनयू वाले थे उन्होंने रिवॉर्ड दे दिया। अब अगला सवाल जो छोटा दे दिया, क्या बोल रहा है कि 30,009 का मान वही है जो कि अब 30,009 का मान क्या है, वो अगर शब्दों में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? 30 10,000, अगर 30 10,000 हो तो सीधी बात है 3 लाख होगा, तो ये तो गलत। अगला है 30,000 तथा 9 सेकंड का। 30,000 तो है, सही बात बोल रहा हूँ, 30,000 है, लेकिन 9 सेकंड 900 है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या 9 का स्थानीय मान जो वो सेकंड में? बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया। 3 10,000, अब जो ये 3 आया 10,000 पे बिल्कुल आया है, तथा 9 इकाई का। अब देखो 9 इकाई में तो इनको जब जोड़ूंगा 3 10,000 और 9 इकाई मतलब 9 खुद, तो क्या मुझे यही संख्या मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिल जाएगी, तो ऑप्शन सी। चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है, तो दोनों के सन्निकटन द्वारा निकटतम दाही के मान का अंतर क्या होगा? पहले तो अपन का क्या करना है, इसका सन्निकटन दाही का मान निकालना है। तो देखो 107 जो है वो किसकी ज्यादा नजदीक है? दाही के नंबर में बात करो तो 100 के ज्यादा नजदीक है या 110 के नजदीक है? आप कहोगे सर 110 के ज्यादा नजदीक है, तो इसका जो दहाई का सन्निकटन मान होगा वो 110 होगा। वैसे ही अगर मैं आपको बात करूं कि 82 जो है 82 जो है वो उसके सन्निकटन कौन ज्यादा नजदीक है? दाही के नंबर की बात करूं तो मैं 80 ज्यादा नजदीक है कि 90 ज्यादा नजदीक है? तो क्या आप क्या होंगे? सर 80 ज्यादा नजदीक है। अब इन दोनों के बीच में अंतर बताना है तो 110 और 80 के बीच का अंतर कितना होता है? 30 होता है। तो कितना होगा भाई? ये ऑप्शन ए 30 किलोग्राम। चलो देखो भाई, अब एक सवाल आया था इससे पहले, वो इतना टाइम ले लिया, उसमें जो वो अपन ने 8 से 1/8 वगैरह उसमें जो थे कैलकुलेशन था, बहुत सी कैलकुलेशन थी। उसके बाद लगातार 3 आपको लल्लू सवाल दे दिए, है ना, बहुत से कम टाइम वाले दे दिए। ये सवाल में कुछ उसी प्रकार का है। देखो क्या कह रहा है, यदि 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है। क्या है? 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ऊपर का कोण जो भी होते हैं, और 180 डिग्री से छोटे कोण, उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? नीचे 4 केस दिए हुए, आपको बताना कि एक कौन सा इसमें से संभव नहीं होगा। पहला बोल रहा है एक समकोण तथा एक न्यून कोण हो, एक तो 90 डिग्री का कोण हो समकोण, एक तो 90 डिग्री का कोण हो, और एक कोई 90 डिग्री से छोटा कोण हो, है ना। यानी मान लो मैं अगर 60 कहता हूं तो क्या ये अधिक कोण होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे हो सकता है, ये वाला केस संभव हो सकता है, तो हो सकता है। आपको क्या चेक करना कौन सा नंबर नहीं
नहीं हो सकता वो चेक करना है। क्या चेक करना? नहीं हो सकता। तो एक अधिक कोण और एक न्यून कोण, अगर मान लो मैं एक अधिक कोण बोलता हूं कि 91 ले लेता हूं और एक न्यून कोण ले लेता हूं 1 डिग्री, तो दोनों का ही योग जो 92 होगा, जो कि अधिक कोण होगा, बिल्कुल होगा। तो ये केस भी संभव होगा। ऐसा केस मतलब हो सकता है, खाली मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई केस बन सकते हैं। तीसरा बोलना दो न्यून कोण, तो दो न्यून कोण कैसे भाई? एक ले लो 60 डिग्री, एक ले लो 40 डिग्री, क्या दोनों का योग अधिक कोण आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये वाला केस भी हो सकता है। तीसरा देखो दो समकोण, अगर दो समकोण हो गए तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री होंगे, यानी कि 180 डिग्री होंगे, और 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। तो ये केस नहीं हो सकता और नहीं का ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी। देखो भाई अगले सवाल पे पढ़ते हैं। देखो उसने 14वें सवाल में आपसे इतनी मेहनत कराई कि उसको दया आ गई, उसने 4 सवाल लगातार बहुत ही आसान दे दिए। क्या बोल रहा है कि एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या में घटाया जाए तो परिणामी संख्या सर्वथा भाज्य होगी। अगर ये तो एक फैक्ट है ना, अगर आपको याद होता तो आप सीधा टिक कर देते 9 से, और अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे करोगे? जैसे मान लेट से आप कोई भी संख्या मान लो 19, क्या मान लो 19। अब देखो 19 में से क्या माइनस करना है? इसके अंकों का योग। 9 और 1 कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। तो 19 में से 10 माइनस करूंगा 9 आएगा। 9 में 9 का भाग जाता है, आपको हमेशा 3 का भाग जाता है। तो मुझे ऐसे कैसे पता लगे? तो आप ऐसे ही कोई भी संख्या उठा के देख लेना, उनके अंकों का योग कर लेना, और जो संख्या है उसमें से अंकों का योग माइनस कर देना, आपको हमेशा 9 का गुणज मिलेगी। ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको ये फैक्ट याद होता तो आप सीधा टिक कर लेते, नहीं याद होता तो 5-6 संख्या लगाकर ट्राई कर लेते। तो अगर आपको याद नहीं था तो अब याद कर लीजिए कि कभी भी कोई भी संख्या, ये आपके लिए गणित का एक जादू है कि अगर कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग अगर उसमें से घटा दिया जाए तो हमेशा ही मुझे 9 का गुणज मिलेगा। चलते हैं इसके बाद अगले सवाल पर। तो चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके आकृति से आ गया, आपके एंगल से आ गया। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। आकृति में एंगल AOB, एंगल AOB कहां भाई? ए, ये A की तरफ से चलो O, और ये B, यानी कि ये वाला एंगल, X वाला एंगल। तो और एंगल BOC, एंगल BOC, और एंगल COD, तो एंगल COD ये वाला एंगल, और एंगल DOE, तो एंगल DOE, ये सब निकालना है। अब देखो आपको एक चीज पता होगी कि एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है? 360 डिग्री का बोलता है। तो क्या मैं अगर बोलूं कि मुझे ये पूरा जो कोण होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं आपको पता है? मैं ये बोल रहा हूं कि 6x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x, और ये एंगल 100 डिग्री का जो है ये भी, ये सब मिलाकर कितने होंगे भाई? 360 डिग्री होंगे। कितने होंगे? 360 डिग्री होंगे। तो अगर देखो 100 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अरे ये सारे x की टर्म से तो मैं जोड़ दूंगा, 6 और 4 10, और 10 और 2 12 और 1 13, 13x, और ये 100 उधर जाके माइनस में, तो 360 में से 100 माइनस हुआ तो कितना होगा? 260। ये लो भाई। अब x का क्या मान आ रहा है? तो x का मान 13 इधर गुणा में उधर जाके भाग में आ जाएगा। तो 260 में से मैं अगर 13 का भाग देता हूं, 26 में गया 2 बार और 0, तो x की वैल्यू आई 20। x की वैल्यू 20 है तो 2x कितना आएगा भाई? 2x आएगा 40। और अगर 20 40 तो 4x कितना होगा? 20 में गुणा 4 से करोगे तो 80, और 6x कितना होगा? 120 डिग्री। देखो भाई तो कहां है ऑप्शन में? एंगल AOB, एंगल AOB सबसे पहले लिखना है कि 20 डिग्री सबसे पहले कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ। देखो अगला देखो, फिर उसके बाद BOC, ये 40 80 और 120 लगातार लिख पूछे और लगातार ही दे रखे, तो ऑप्शन ए। चलिए भाई बढ़ते हैं अपन आज के आखिरी सवाल पर। देखो आपको ग्राफ दे रखा है, दिया गया दंड चार्ट है। कैसा ग्राफ है? दंड चार्ट है, यानी कि बार ग्राफ है। विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अलग अलग देशों की टीमें, जैसे भारत लिखा हुआ है, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है खेले गए मैचों की संख्या। तो एक साल में कितने मैच खेलते हैं वो बता रहे हैं इधर, और ये इधर है देशों के नाम। ठीक है भाई। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले ये अपन को बताना है। तो अपन पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने खेले कितने। तो देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कितने खेले हैं? देखो कहां तक ग्राफ कहां तक जा रहा? 32 तक जा रहा है। तो सर ऑस्ट्रेलिया ने तो 32 मैच खेले। और अब पाकिस्तान को ढूंढो, पाकिस्तान ये रहा भूखा प्यासा। ठीक है, तो उसने क्या कितने खेले मैच है? 24 मैच खेले। कितने मैच खेले? 24। अब देखो इन दोनों का अंतर बताना, तो 32 में से 24 ले तो कितने बचते हैं? 8 बचते हैं। तो ऑप्शन ए। इसी के साथ अपने ये जो पेपर था वो उसका सॉल्यूशन समाप्त होता है ना। ये अपना इस
YouTube चैनल बाड़मेर एसोसिएशन क्लासेस में पहला फेस वीडियो था। इससे पहले अपन ने जो एक छोटा सा बोर्ड था उस पर लिखने की शुरुआत की थी। आज यहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ साउंड इश्यूज होंगे, थोड़ा शेडो आ रही है वीडियो में, तो थोड़ा सा एडजस्ट करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पूरा समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। और अपन आगे की चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, जहां पे मैं अलग अलग क्लासों के जो चैप्टर्स हैं मैथ्स के उसको लेके आऊंगा, और मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी लेके आऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इसी तरह हिंदी मीडियम से भी लेके आऊं। ये अपना पहला वीडियो था और मातृभाषा हिंदी से शुरुआत कर रहा हूं मैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।